हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रथम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नोडल एनालिसिस के बारे में। अब जैसे नोडल एनालिसिस जो है वो बहुत आसान और बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं आती है। ये टॉपिक हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो नोडल एनालिसिस जो है वो हमारा ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ, पहली बात तो हम ओरिजिन जान लेते हैं। नोडल एनालिसिस बना कैसे? हमने सर्किट सॉल्विंग के लिए बहुत सारे मेथड्स निकाले। हमने केसीएल पढ़ा, हमने केवीएल पढ़ा, मैंने आपको मैश भी पढ़ा दिया। मैश एनालिसिस क्या होता है? मैश एनालिसिस बेसिकली ये केसीएल का ही पार्ट है, मतलब केवीएल का पार्ट है, सॉरी। तो उसी से हमने मैश बना दिया। अब वैसे ही हम केसीएल से हम नोडल भी बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये सब पढ़ना क्यों? जब हमें केवीएल केसीएल आता है तो हमें नोडल ये मैश ये सब पढ़ने की जरूरत क्या है? ये सब पढ़ने की जरूरत बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि हमारा नेटवर्क थ्योरी के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बहुत ज्यादा ऐसे नेटवर्क को सॉल्व करने का मन ही नहीं करता केसीएल केवीएल लगा के, क्योंकि इतना बड़ा दिखता है वो। तो उसको छोटा और आसान सिंपल तरीके से करने के लिए हम नोडल एनालिसिस का या फिर मैश एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नोडल एनालिसिस आया कैसे। तो बहुत सिंपल से एक सर्किट ले लेते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका वोल्टेज सोर्स है जो इन तीनों को करंट दे रहा है। अब जो करंट है कि अगर हम मान लीजिए इस जंक्शन पे जो करंट है, क्योंकि हमने केसीएल पढ़ा हुआ है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं आऊंगा। मुझे पता है अगर यहाँ पे आई 1 करंट आ रहा है तो यहाँ पे आई 2 और आई 3 करंट जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई 1 जो है वो आई 2 प्लस आई 3 के बराबर है। तो आई 1 मैंने लिख दिया, आई 1 जो है वो आई 2 प्लस आई 3 के बराबर है। तो मैं क्या, आई को अपन वी बाई आर बोलते हैं। हम वी वी बाई आर लिख सकते हैं आई को, क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर होता है बाय ओम्स लॉ। हम आई को वी बाई आर लिखते हैं। अगर हम मैं बोलूंगा कि जो आई 1 है उसकी वैल्यू बताओ चलो। मान लीजिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है। आ, तो अब आई 1 बताओ, आई 1 क्या होगा? आई 1 क्या होगा? V1 बाय R1 ही तो होगा। V1 क्या है? अरे V1 मुझे नहीं पता V1 क्या है, लेकिन V1 मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल V1 है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी 1 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। यहाँ पे पोटेंशियल 1 वोल्ट है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 1 वोल्ट है। अब हम आई 1 को क्या लिख सकते हैं? आई 1 क्या होगा? V1 बाय R1। ठीक है। और आई 2 को सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ? आई 2 को मैं लिख सकता हूँ V1। अब आई 2 को मैंने V2 बाय R3 नहीं लिखा है, क्योंकि जो आई 2 है वो हमारा इस ब्रांच में से होके जा रहा है। इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल देखी थी क्या है? अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल V1 ही है। तो इसलिए मैं आई 1 को क्या आई 2 को क्या लिखूंगा? V1 बाय R3 लिखूंगा ना, क्योंकि उसके अक्रॉस तो पोटेंशियल V1 ही है, वो थोड़ी चेंज होगा। सिमिलरली अगर मैं आई 3 की बात करूँ, जो मेरा आई 3 है, अगर मेरा आई 3 है उसको मैं क्या लिखूंगा? V1 बाय R3, V1 बाय R2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है एंड यहाँ पे पोटेंशियल अगेन V1 है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पोटेंशियल अगेन V1 है। पर इस बार रेजिस्टेंस R2 है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, लेट्स से मैंने इसको R3 बोल दिया, मैंने इसको R2 बोल दिया, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इससे। ये R2 रह जाएगा और ये R3 हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, क्योंकि बेसिकली आपको क्या देखना है, ये इसके इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इस ब्रांच के अक्रॉस लेट्स से एक्स पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय इस ब्रांच के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो इस ब्रांच के अंदर करंट है। यानी आई जो है वो है X/R1। आपको बेसिकली ये देखना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आई को। तो अगर हमने ये क्वेश्चन बना लिया तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता था कि आई 1 जो था वो आई 2 प्लस आई 3 के बराबर था। अगर आई 1 को मैं लिख सकता था V1 बाय R1, आई 2 को मैं लिख सकता था V1 बाय R2, प्लस आई 3 को मैं लिख सकता था V1 बाय R3। ये तीन चीजें मैं करके ये मैंने इस पूरी इक्वेशन को वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। यही नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यही काम आपको करना है। ठीक है। अब बात वही आती है कि जब हमने पूरा केसीएल ही लगा लिया तो हम इसको कन्वर्ट ही क्यों करें? हम इस केसीएल से ही सॉल्व कर जाएंगे। हम इस केसीएल से ही सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमें ये फालतू इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बात वो है ना कि ये इक्वेशन तो आपने, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली अप्लाई कैसे करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये है बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ।
ये मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल लिया है। ये 5 ओम का रजिस्टर, ये 10 ओम का है, ये 30 का है, ये 10 का है, और ये 20 ओम का रजिस्टर है। यानी यहाँ पे एक 100 वोल्ट की बैटरी है। अब एक बात आप याद रखना, अगर आपने एन नोड्स ढूंढने हैं, एन नोड्स ढूंढने हैं आपने, तो n-1 इक्वेशन बनती है, n-1 इक्वेशन बनेगी। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पहले, सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई नोड्स। आइडेंटिफाई नोड्स। अब यहाँ पे आप देखिए कितने नोड्स हैं। एक नोड ये रहा, इसे आप एक बोल सकते हैं। ये रहा आपका दूसरा नोड, ये रहा आपका तीसरा नोड। अब ये भी आपका तीसरा नोड है, इसका चौथा नोड बोलने की गलती मत करना। अगर कोई वायर है, उस वायर के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और इसके बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, इसके बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, ना तो रेजिस्टेंस है, ना ही वोल्टेज सोर्स है, ना ही करंट सोर्स है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो आप सेम मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी 3 पोटेंशियल है। ठीक है। और क्योंकि जो नीचे वाला नोड है, वो नीचे वाला नोड जो है वो कॉमन है सबके, तो हम उसको जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है। कहने का मतलब बेसिकली यही है कि अगर मैं बोलता हूँ इस ब्रांच में, इस ब्रांच के अक्रॉस V1 पोटेंशियल है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पोटेंशियल एक्स था, यहाँ पे पोटेंशियल वाई था, और इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस V1 पोटेंशियल है, तो x-y की वैल्यू तो V1 के बराबर ही है ना। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं y को अगर मैं जीरो ले लूँ और x को मैं पूरा V1 ले लूँ, तो मेरी बात तो वही बन गई, V1 - 0 = V1। That's why I consider the end point of any any wire connected to a common ground or a common base as zero, because सारा पोटेंशियल मैंने उसकी ऊपर वाले टायर, ऊपर वाले नोड के अक्रॉस मान लिया है। दैट्स वाई नोन एज नोड एनालिसिस। तो अब हमने यहाँ पे चार नहीं सॉरी 3 नोड आइडेंटिफाई करे। तो हमने तीन नोड आइडेंटिफाई कर लिए हमने। अब हमने 3 नोड आइडेंटिफाई कर लिए, तो हमें इतना तो श्योर होगा कि हमारी दो इक्वेशन तो बनेगी बनेगी। ठीक है। एन नोड्स के लिए, एन नोड्स के लिए आपकी n-1 इक्वेशन बनती है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस एग्जांपल को सॉल्व करके। अब हमने एग्जांपल जो ले रखा था, इसमें 5 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 10 अगेन, यहाँ पे 20 था आपका। ठीक है। तो ये 100 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने यहाँ पे मान लिया, एक आपने यहाँ पे मान लिया था ये आपका दूसरा नोड है, तो इस दूसरे नोड पे आप V2 पोटेंशियल मान लो। ये मान लिया था आपने तीसरा नोड है, तो यहाँ पे आप V3 पोटेंशियल मान लो। एंड क्योंकि ये वायर इसके बीच में कुछ लग नहीं रखा, तो यहाँ पे भी V3 पोटेंशियल ही होगा। एंड दिस इज द जीरो पोटेंशियल फॉर ऑल। ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे आप V1 पोटेंशियल मान सकते हो, मानने को जाओ, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये 100 वोल्ट की बैटरी है, तो सारा वोल्टेज 100 वाला वोल्ट ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि 100 वोल्ट की बैटरी 100 वोल्ट ही तो सप्लाई करेगी, उससे कम थोड़ी करेगी। 100 वोल्ट की बैटरी 100 यहाँ पे सप्लाई कर चुकी है, तो यहाँ पे सारा 100 पोटेंशियल यहाँ पर आ गया। एंड अब जाओ हम इसको सॉल्व करते हैं। अब नोडल एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मानना है, केसीएल लगाना है। केसीएल लगाना है। अब केसीएल में आप यहाँ पे I1 मानेंगे, फिर यहाँ पे मान लीजिए आपने I1 माना, फिर वहां से I2 I3 गया। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब बोलेंगे इससे अच्छा तो हम केसीएल से कर लेंगे ना, फिर हम नोडल एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आपको क्या करना है, आपको हर एक ऐसी नोड पे जाना जिसका पोटेंशियल अननोन है। मान लीजिए इस आपको पता है कि V2 का पोटेंशियल अननोन है, तो आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस आउटवर्ड गोइंग करंट मान लेना है। यानी कि यहाँ पे जो 3 आउटवर्ड गोइंग करंट है वो आपने मान लिए, सेम यहाँ पे भी आपने 3 आउटवर्ड गोइंग करंट मान लिए। ठीक है। अब ये मत कंफ्यूज करना है कि यहाँ पे तो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे ऐसे करंट आ रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में मानते हैं ना। ऐसा मत करना, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फॉलो करिए। आपने हर एक उस ब्रांच पे, जिस ब्रांच का पोटेंशियल आपको अननोन है, उस पे आपको जाना है, और उस ब्रांच पे 3 आउटवर्ड गोइंग करंट निकाल देना है। अब इस ब्रांच पे ये वाला जो आउटवर्ड गोइंग करंट है, इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? जो काई होता है वो V/R होता है, ये याद रखना। इस ब्रांच पे जो करंट जा रहा है वो हो जाएगा माइनस V2 - 5, V2 - 5/100। सॉरी, माय बैड। इस ब्रांच पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा V2 - 100/5। एंड दिस इज बिकॉज द नेट वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच वाज, ये जो रजिस्टर था 5 ओम का, नेट नेट वोल्टेज कितना था? यहाँ पे 100 था, यहाँ पे V था, एंड करंट क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में माना है, तो V - 100/5 इसके अक्रॉस करंट हो गया। ठीक है। अगर आप करंट इस डायरेक्शन में मानते ना, तो फिर क्या होता, 100 - V/5 हो जाता। क्यों? क्योंकि आप 100 से V की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे करंट करंट जो होता है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है,
और नेगेटिव टर्मिनल में करंट आता है। तो अगर आपने करंट की डायरेक्शन ये मानी है तो ये पॉजिटिव, यानी बड़ा वाला तो ये हो गया ना, तो बड़े में से छोटा माइनस करा है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन ये मानी है, उल्टी वाली मानी है, तो बड़ा तो ये हो गया। अगर ये बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया तो बड़ा माइनस छोटा ये हो गया। तो वो बात है। तो अब मैंने क्या करा, V माइनस 100/5 लिख दिया। अब मैं, क्योंकि मैंने सब में आउटवर्ड गोइंग करंट माना है, और केसीएल से हमें पता है, केसीएल से हमें क्या पता है, केसीएल से हमें पता है कि सबमिशन ऑफ करंट क्या होता है, जीरो होता है। एट एनी नोड सबमिशन ऑफ करंट क्या जीरो होता है। तो मैंने एक आउटवर्ड गोइंग करंट जो है V - 100/5 माना था, तो वो आ गया। अब दूसरा आउटवर्ड गोइंग करंट क्या है, V2 - 0/30। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे V2 था आपका, V2 - 0/30। तीसरा ऐसे ही आउटवर्ड गोइंग करंट क्या हो जाएगा, V2 - V3/10। ठीक है, V2 - V3/10। क्यों, क्योंकि V2 से V3 की तरफ गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि V2 बड़ा है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि सबमिशन आई इक्वल टू जीरो एट एनी नोड। ठीक है, तो हमने पहले नोड की इक्वेशन बना ली, पहले नोड की हमने इक्वेशन बना ली। अब हम पहले नोड की इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। V2/5 प्लस V2/30 प्लस V2/10 इज इक्वल्स टू V3/10 प्लस 20। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारी दो वेरिएबल है हमारे पास, एक इक्वेशन और आएगी ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास तीन नोड है तो दो दो इक्वेशन आएंगी, एक और इक्वेशन आएगी, एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी, एक और इक्वेशन आएगी हमारी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने तीन आउटवर्ड गोइंग करंट माने हैं। तो इसकी इक्वेशन में फटाफट से लिख देता हूँ। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, V3 - V2/10 प्लस V3/10 प्लस V3/20 इक्वल टू जीरो। मैंने दूसरी इक्वेशन भी बना दी। इस दूसरी इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। V3/10 हो गया, प्लस V3/10 अगेन, V3/20 इक्वल टू V2/10। ठीक है, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, दो इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं, या तो आप इसको आपके क्रेमर रूल से कर सकते हैं, जो कि कोई फायदेमंद है नहीं, या आप अपने कैलकुलेटर से सीधा कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आप सीधा इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको बचपन वाला तरीका तो पता ही है, A+B इक्वल टू सॉल्व कैसे करते थे, तो वो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं तो उसको कैलकुलेटर से फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर सॉल्व करने पे मेरे पास जो मेरा V1 आया, जो मेरा V2 आएगा, वो आएगा 68.2, एंड जो मेरा V3 आएगा वो आएगा 27.3 वोल्ट्स। दिस इज हाउ वी सॉल्व एन नोडल एनालिसिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा नोडल एनालिसिस के कुछ और एग्जांपल, सुपर नोडल एनालिसिस एंड सुपर नोडल एनालिसिस और नोडल एनालिसिस विद डिपेंडेंट सोर्सेस।